हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों के लक्षण। इससे पहले हमने देखा था डी ब्लॉक तत्वों के कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वे थे जिनकी एटॉमिक या फिर आयनिक दोनों में से किसी भी स्टेज में अगर अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स, उनको बोलते हैं हम लोग नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक में ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, सिर्फ 3 एलिमेंट्स को छोड़कर, जिंक, कैडमियम और मरकरी। ये तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि इन तीनों की एटॉमिक और आयनिक दोनों में से किसी भी स्टेज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं बोलते। तो सभी ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। इनको छोड़कर, क्योंकि सभी जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो डी ब्लॉक से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन सभी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है लेकिन उनको डी ब्लॉक में रखा गया है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। चलिए, तो उसके आगे देखते हैं हम लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हम स्पेशली पढ़ेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, प्रथम संक्रमण श्रेणी, या फिर इसको हम लोग नाम देते हैं 3D सीरीज या 3D श्रेणी। तो आज 3D सीरीज के बारे में बात करेंगे कि इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं इनकी, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनका। पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की अगर बात की जाए तो इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो होते हैं 3D 1 to 10 और 4s 1 to 2। इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन, वो आउटर मोस्ट शेल के जो इनर शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल से इनर शेल के डी सब शेल में एंटर करता है, तो इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। और 3D सीरीज में जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो 3D सब शेल में एंटर करता है, तो इसलिए इसको 3D सीरीज या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D, इसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं, और 4s 1 से लेकर 2 तक होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं इनका। स्टार्ट करते हैं 21 स्कैंडियम से, Sc। तो 21 स्कैंडियम जो होता है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन वो आर्गन के जैसे भरे जाएंगे, तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे लिखेंगे AR। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे 3D में, और फिर नंबर आएगा 4s का नंबर। ओके, वैसे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पहले 4s में आते हैं, उसके बाद में 3D में आते हैं। तो किसी किसी बुक में 3D को यहाँ पे भी लिखा हुआ है और 4s को पीछे लिखा हुआ है, तो बात नहीं, एक ही कैसे भी लिख सकते हो, 3D यहाँ भी लिख सकते हो और इधर भी दिखा सकते हो। तो 21 Sc, इसमें S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स रहने हैं, क्योंकि इसी के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स वो D के अंदर एंटर करेगा। 18 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो 20 भरने कितने हैं 21, तो बचा कितना 1। तो 3D1 और 4s2, ये किसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 21 स्कैंडियम का। चलिए, कुछ शेल के रूप में अगर हम लिखें तो इसमें फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेकेंड में 8 होंगे, सबसे बाहर की तरफ 2 लिख दीजिए। ये 21 से 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की ट्रिक है। पहले क्या करेंगे, 2 8, बीच में गैप देना है थोड़ा सा, और सबसे बाहर 2 लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने भरने, 21 हमने कितने भर दिए, 1 + 2 + 2 12 भर दिए। तो 21 - 12 जो आएगा वो वैल्यू यहाँ बीच में लिखी जाएगी, जो स्पेस हमने दिया हुआ है। तो 21 में से 12 को माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, तो वो 9 यहाँ पे आ जाएंगे, तो 2892 या आर्गन 3D1 4s2। उसके बाद में आता है 22 टाइटेनियम। इसमें भी क्या करना है, यहाँ पर D1 था तो इसको हम कर देंगे D2, तो 3D2 4s2 यहाँ पे लिखेंगे, तो 2 8 9 की जगह पे 10 और 2 2 8 10 2। उसके बाद में आता है 23 वेनेडियम, तो इसमें आर्गन, देन 3D3 4s2,
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे 10 करा था वहाँ पर 11 कर देंगे, तो 2 8 11 और 2। अब अगला है हमारा 24 क्रोमियम। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, यहाँ पे 3d4 आना चाहिए और यहाँ पे 4s2 होना चाहिए। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है ये गलत है। कुछ एक्सेप्शन होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अपवाद। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शन होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होते हैं, वे अबव के रूल को फॉलो नहीं करते। तो अबव के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3d4 और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि डी के अंदर 5 देखे गए और 4s के अंदर 1 देखा गया। तो रीजन क्या है इसका, रीजन है स्टेबिलिटी या स्थायी। तो कोई भी तत्व जो होता है वो स्थायी होने के लिए, स्टेबल होने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो केमिस्ट्री के अंदर दो तरह के सबशेल जो होते हैं बहुत ज्यादा स्थायी माने जाते हैं। कौन कौन से, या तो हाफ फील्ड हो, यानी कि जो सबशेल है हमारे पास, मान लीजिए कि पी सबशेल है। हाफ फील्ड का मतलब है इसमें अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, या फिर इसके अंदर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी अगर ये कंप्लीटली फील्ड है तो भी ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं, और कोई भी एटम इनके जैसा कॉन्फ़िगरेशन बनाना चाहता है, अब उसके लिए इलेक्ट्रॉन कभी दे भी देता है और कभी ले भी लेता है। तो चलिए यहाँ पर होगा क्या, 3d4 जो था इसका डायग्राम बनाते हैं 3d का। तो 5 इसके अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, ये है 4s। डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे अबव के अकॉर्डिंग, और इसमें 2 होने चाहिए थे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो डी सबशेल है उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाए तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर होता क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जंप करके कहाँ पहुंच जाता है, 3d के अंदर, जिसकी वजह से 3d में 5 हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और s के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन बचता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही होगा वो ये होगा 3d5 और 4s1। तो ये है का सही कॉन्फ़िगरेशन। तो इसको ध्यान रखना है, एक्सेप्शन स्पेशली ध्यान रखने हैं। क्रोमियम एक्सेप्शन होता है और इसके अलावा कॉपर होता है। तो क्रोमियम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि उसके जो सबशेल है 3d सबशेल वो हाफ फील्ड हो जाए और उसकी वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। तो 3d5 4s1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 8, इधर लिख दोगे 13 और यहाँ पे 1 लिख देंगे 1। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए उसके बाद में नॉर्मली भरेंगे जैसे भरते हैं। 25 पे आता है Mn, Mn का लिखेंगे तो Ar, देन 3d5 4s2, 2 8 14 13 13 और 2। तो ये भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है, इसमें जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहर से अंदर वाली सबशेल में जा रहा है, 3d सबशेल में। फिर 26 आता है Fe, तो 26 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं तो ये Ar हो गया। फिर 3d6 कर देंगे और देन 4s2, तो इधर हो जाएगा 2 8 14 और 2। उसके बाद आता है 27 कोबाल्ट, तो कोबाल्ट होगा Ar, 3d7 4s2, इस तरह से लिखेंगे तो 2 8 15 और 2। तो उसके बाद में आता है 28 निकिल, Ar, 3d8 4s2, 2 8 16 और 2। अब आता है 29 कॉपर। अबव के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d9 और 4s2 होना चाहिए था, लेकिन क्या देखा गया, d में 10 और 4s में 1। क्यों, फिर से वही, या तो हाफ फील्ड हो सबशेल या फुल फील्ड हो तो वे बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो होता क्या यहाँ पे कि 3d9 यहाँ पर होने चाहिए थे अबव रूल के अकॉर्डिंग, चलिए 9 कर दिए, और s में 2 होने चाहिए थे। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो d में 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाए d वाले सबशेल को, तो इसका जो सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो होता क्या है, फिर से यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके ऐसे वो चला जाता है 3d के अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो सही होगा
वो होगा 3d10 और 4s1, 3d10 और 4s1। तो ये होगा इसका सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर और क्रोमियम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में एक्सेप्शन होते हैं। चलिए ऐसे लिखते हैं अगर इसका, तो 2, 8, 18, 1। तो ये हो जाएगा कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फिर सबसे लास्ट में आता है इनका मेंबर जिंक 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 होता है ये भी, और उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है 4s2। तो 2, 8, 18, 2। तो ये थे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, कुछ ट्रिक ध्यान रखनी है। और ट्रिक क्या है कि अगर 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आपको इस स्टाइल में, सेल के जहाँ पे सेल के नंबर लिखे जाते हैं, सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करोगे 2, 8 बीच में गैप दे दोगे और यहाँ पे 2। फिर क्या करोगे, जो आपको दे रखा है, मान लीजिए आपको 23 का निकालना है, तो आपने इलेक्ट्रॉन कितने भर दिए, 2 + 8 + 2 यानी कि 12। तो इस संख्या में से उसको माइनस करेंगे, तो 23 - 12 11 बचेगा। उस 11 का बीच में जो स्पेस दिया था उसके अंदर कर देंगे। एक्सेप्शन ध्यान रखने हैं क्रोमियम और कॉपर। तो जो एक्सेप्शन होते हैं इनको ऐसे ध्यान रखिए, इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे उसमें क्या था 2, 8 और बीच में गैप देकर 2 लिखा था, ऐसे में करेंगे 2, 8 और बीच में गैप देंगे और लास्ट में 1 कर देंगे। तो इस तरह से कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। चलिए, तो ये थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब इन्हीं की हेल्प से हम देखते हैं इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या इनकी वैलेंसी क्या क्या होगी। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद में देखते हैं कि इनकी जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीजन संख्या और संयोजकता क्या क्या होगी। तो पहली बात तो ये कि ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी दोनों अलग अलग है। ऑक्सीडेशन नंबर को चार्ज बोलते हैं कि किसी एटम पर कितना चार्ज है, और वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और जो संयोजकता होती है वो होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, कि कोई एटम या आयन कितने बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में या डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी सिर्फ एक वैलेंसी को शो नहीं करते, ये बहुत सारी वैलेंसी शो करते हैं, बहुत सारे ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। तो इनके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि कंपाउंड कौन सा है। तो सेकंड हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसा है इनका, वेरिएबल है, जो कि चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इजी है बहुत। क्या करेंगे, पहले एस सब शेल के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, और इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो देगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा उस पर। तो इसमें अगर हम देखें स्कैंडियम के अंदर, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाते हैं तो इस पर +2 चार्ज आएगा, और अगर अंदर वाली डी सेल में से, डी सब सेल से एक और निकाल देंगे तो टोटल चार्ज +3 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जब निकालेंगे तो सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें से निकालेंगे, तो 4s से निकालोगे पहले 2, जब यहाँ से 2 निकल जाएंगे तो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ 3d से निकालेंगे। तो बाहर से 2 जाते तो +2, और अगर बाहर के अलावा अंदर से भी चला गया, दोनों जगह से चला गया, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो +3। तो स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो सकती है, +3 हो सकती है। टाइटेनियम की बात करें अगर, तो टाइटेनियम में अगर 2 यहाँ से निकाल दे तो +2 चार्ज आ जाएगा इस पर, एक और यहाँ से निकाल दे डी में से तो +3 आ जाएगा, और एक और निकाल दे जो कि लास्ट है तो +4 हो जाएगा। तो टाइटेनियम की मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगी और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होगी, और +4 ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा इसकी स्टेबल होती है। वो क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए तो टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग आर्गन बोल रहे हैं, तो इसलिए स्टेबल होगा वो ज़्यादा। चलिए वेनेडियम की बात करते हैं। तो वेनेडियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दे बाहर से 2 तो +2, अब एक एक करके डी में से निकालेंगे तो +3, +4 और +5। तो ये 4 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, +2 से लेकर +5 तक। +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है और +2 मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर है। इनमें से भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, +5 वाला। यहाँ पे स्टेबल +4, यहाँ पे स्टेबल +3। क्रोमियम का देखते हैं। तो क्रोमियम के S सब शेल में इनकी तरह 2-2 इलेक्ट्रॉन नहीं है,
क्योंकि हमने यहाँ पे दो निकाले थे, यहाँ पर सिर्फ एक है, तो सिर्फ एक को ही निकालेंगे, +1 भी शो कर सकता है क्रोमियम। फिर एक एक करके 3 डिविजन निकालेंगे, तो +2 +3 +4 +5 +6। तो क्रोमियम का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होता है। ओके, फिर मैंगनीज देखते हैं। तो मैंगनीज में भी बाहर से 2 निकालेंगे तो +2 चार्ज आएगा, फिर अंदर से एक एक करके निकालेंगे तो +3, फिर एक और +4 +5 +6 +7। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है वो होता है मैंगनीज। सबसे ज्यादा यानी कि +7 तक ये शो कर सकता है। ओके, 7 तक इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। फिर Fe की अगर बात करें तो ये भी बहुत सारी शो करता है, लेकिन जो जनरली नेचर में एग्जिस्ट करती है, जो कॉमनली पाई जाती है, वो एक तो होती है +2 और +3। तो जो +2 वाली है उसको हम लोग बोलते हैं फेरस फॉर्म, और जो +3 वाली है उसको बोलते हैं फेरिक फॉर्म। चलिए कोबाल्ट का देखते हैं। तो कोबाल्ट भी हमारा +2 शो कर सकता है, +3 शो कर सकता है, +4 शो कर सकता है, और 5 6 7 भी शो कर सकता है, और वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करती, कॉमनली नहीं पाई जाती। निकिल की बात करते हैं। तो निकिल भी +2 शो कर सकता है, ये +3 शो कर सकता है, 4 शो कर सकता है, कहीं कहीं पर 6 भी शो कर सकता है निकिल। कॉपर की अगर बात करें तो इसकी भी काफी सारी ऑक्सीडेशन नंबर होगी, लेकिन जो जनरली एग्जिस्ट करती है वो एक तो होती है +1 जिसको बोलते हैं क्यूप्रस फॉर्म, और एक होती है +2 जिसको बोलते हैं क्यूप्रिक फॉर्म आस एक। और जिंक में सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन नंबर ये शो करता है +2। तो ये थे बच्चों इनकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इनके? वेरिएबल है कि चेंज होते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है। एक रेंज होती है कि इतने से लेकर इतने तक हो सकता है। तो इसमें से कुछ ऐसी फॉर्म है जो कॉमनली पाई जाती है, और कुछ ऐसी फॉर्म भी है जो कि रेयरली पाई जाती है, बहुत मुश्किल से पाई जाती है। तो इसमें देखते थे, तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम देखते हैं इसमें देखते हैं कि एटॉमिक या आयनिक रेडाई। तो हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर ऊपर से नीचे चलते किसी ग्रुप में तो एटॉमिक रेडाई बढ़ती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, और अगर लेफ्ट से राइट चलते किसी पीरियड के अंदर तो एटॉमिक रेडाई जो होती है धीरे धीरे डिक्रीज करती जाती है। तो एटॉमिक रेडाई का ये जो ट्रेंड है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो फॉलो नहीं करते। इनमें ट्रेंड जो होता है कभी एटॉमिक रेडाई बढ़ती है, कभी घटती है, तो कभी स्टेबल हो जाती है। तो इसका रीजन देखते हैं क्या होता है। तो एटॉमिक रेडाई की अगर हम बात करें तो इनके अंदर एटॉमिक रेडाई पहले तो डिक्रीज करती है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर उसके बाद में आएगा हमारा वेनेडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज, और फिर बीच में जो 3 एलिमेंट्स होती है उनकी लगभग सेम रहती है, तो कांस्टेंट होगी यहाँ पे आयरन, कोबाल्ट और निकिल, और सीरीज के लास्ट में फिर से बढ़ने लगती है ऊपर और फिर जिंक। तो इसमें एटॉमिक रेडाई का ये ट्रेंड होता है कि सीरीज के पहले में क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, फिर बीच में लगभग स्टेबल हो जाती है, और सीरीज के लास्ट में फिर से इंक्रीज करने लगती है। तो इसका आखिर कारण क्या है? इसका कारण कुछ ये है, अगर हम स्कैंडियम को लेते हैं 21 स्कैंडियम, तो उसमें ये हो गया इसका न्यूक्लियस जिसके अंदर 21 प्रोटॉन्स है, फिर ये हो गया इसका आउटर मोस्ट फर्स्ट शेल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर उसके बाद में आएगा सेकंड शेल जिसके अंदर कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, फिर थर्ड शेल होता है जिसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फिर सबसे लास्ट में आता है 4s। ओके, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या होगा कि क्यों यहाँ पर एटॉमिक रेडाई पहले घट रही है, फिर बीच में स्टेबल हो गई और बाद में फिर से बढ़ने लगती है। चलिए तो देखते हैं। ये मान लीजिए ये है 3D सब शेल, और ये मान लीजिए ये है 4s सब शेल। तो यहाँ पर होता क्या है, 21 स्कैंडियम की अगर बात करें तो यहाँ पर s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, और इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है, चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और जो न्यूक्लियस है उसका पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जो न्यूक्लियस है ये इन पर भी अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा होता है, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, और 3D इलेक्ट्रॉन्स पर भी अट्रैक्शन लगा रहा होता है। तो जो इस
न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है वो सिर्फ यही यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। साथ में इन इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। एक तो फोर्स वो जो कि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पर लगा रहे हैं 4s और 3D इलेक्ट्रॉन्स पर। दूसरा रिपल्सन फोर्स जो ये इलेक्ट्रॉन्स 3D वाले 4s पर लगा रहे हैं। तो ये 21 था इसके इंडिया। अब टाइटेनियम की बात करते हैं तो यहाँ पे है 22 का मतलब ये है कि इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन और एक्स्ट्रा ऐड हो गया, 22 प्रोटॉन, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन 3D के अंदर एंटर कर गया है। ये मान लीजिए ये हो गया 3D का इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर हम देखें, पहले इस इलेक्ट्रॉन को, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को 21 प्रोटॉन्स खींच रहे थे। अब इस इलेक्ट्रॉन को 22 प्रोटॉन खींच रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अब की बार ज्यादा है फर्स्ट वाले केस से। तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ चार्ज ज्यादा होने की वजह से जो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है तो जो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हो थोड़ा सा नजदीक आ जाएंगे। नजदीक आएंगे तो क्या होगा, जो रेडियस है इनके और इनके बीच की दूरी, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी, वो रेडाई कहलाती है, एटॉमिक रेडाई, तो वो थोड़ी सी डिक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए जब स्कैंडियम से टाइटेनियम पर आते हैं तो एटॉमिक रेडाई थोड़ी सी घट जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। चलिए गैडेलियम की बात करते हैं तो इसके अंदर है 23 प्रोटॉन्स और साथ में एक डी इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर ऐड हो गया है, पहले आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मिलकर 22 इलेक्ट्रॉन खींच रहे थे, 22 प्रोटॉन खींच रहे थे। अब की बार 23 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच रहे थे। तो आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो गया। तो अट्रैक्शन फोर्स अगर ज्यादा है तो एटॉमिक रेडाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ओके, तो हम जेड इफेक्टिव की बात करते हैं। जेड न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो न्यूक्लियर चार्ज ये क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एटॉमिक रेडाई का। इसको ध्यान रखिए कि न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा एटॉमिक रेडाई उतनी ही कम होगी। तो इसलिए इस पर 21 न्यूक्लियर चार्ज है, इसके पास 22 है, इसके पास 23, इसके पास 24 और इसके पास 25 है। ओके, 25। चलिए, तो उसके बाद में फिर होता क्या है, जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज है वो रेडाई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए इस पर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इसकी रेडाई ज्यादा होगी, इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी और इसकी सबसे कम। तो इसलिए लेफ्ट से राइट चलने पर लगभग 5 एलिमेंट्स तक या 6 एलिमेंट्स तक जो एटॉमिक रेडाई होती है धीरे धीरे डिक्रीज करती है। वो क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। चलिए, तो यहाँ तक तो लगभग सेम से रहता है मैग्नीज या फिर आयरन तक। अब अगर यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन्स तक हमने भर दिए। ओके, 5 तक यहाँ पर भर चुके, तो 1 2 3 4 5 इसको मान लेते हैं, मैग्नीज तक हम आ गए। अब उसके बाद में जो छठा इलेक्ट्रॉन आता है, तो छठे इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें 6 वाले इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या करते हैं 5 के बाद में, 5 तक तो सेम से रहता है कि रेडाई जो होती है डिक्रीज कर रही है धीरे धीरे। छठा इलेक्ट्रॉन आता है, उसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, और इस भीड़ की वजह से जो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स था इस पर, आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर, वो थोड़ा वीक हो जाता है। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, 3D के इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, स्क्रीन कर रहे हैं। इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। जो हमारे 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को इन पर अट्रैक्शन नहीं करने देते, या न्यूक्लियस को इन पर अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई नहीं करने देते। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। डी इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा न्यूक्लियस को कवर करना, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियर होता है वो आउटरमोस्ट शेल के जो 4s हमारे इलेक्ट्रॉन्स है उनको ठीक से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जिसकी वजह से होता क्या है, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट की अगर हम बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट रेडाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना अच्छे से काम कर रहा होगा, मान लीजिए यहाँ पर काफी अच्छे से इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने न्यूक्लियस को ढक लिया है, तो उससे क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अब इतने अच्छे से खींच नहीं पाएगा जितना कि पहले खींच रहा था। जैसे भाई कहीं से लाइट अगर निकल रही है, यहाँ से टॉर्च मान लीजिए, टॉर्च है यहाँ से लगे लाइट की गुजरी, तो इसके आगे हम थोड़ा सा पतला सा कपड़ा रख देते हैं
और वहाँ पर अगर लाइट को देखते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और अगर हम कपड़े की मोटाई और ज़्यादा बढ़ा दें तो जो लाइट हमको इस साइड में मिल रही है उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है कि 3D इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो धीरे धीरे न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर ठीक से काम नहीं कर पाता, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देते हैं, जिसकी वजह से जो 4s शेल है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो आगे चला जाएगा तो यानी कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, 25 प्रोटॉन है और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 3D के, ये न्यूक्लियस को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज वाला ये क्या कर रहा है, एटॉमिक रेडियस को घटा रहा है। वही दूसरी ओर जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स है न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट डाल रहे हैं, और ये फैक्टर क्या कर रहा है, रेडियस को इंक्रीज कराने की कोशिश कर रहा है। तो एक फैक्टर रेडियस को घटा रहा है, एक फैक्टर रेडियस को बढ़ा रहा है। अगर दोनों फैक्टर सेम फोर्स से या सेम काम कर रहे हैं तो होगा क्या कि जैसे हम यहाँ से किसी चीज को खींच रहे हैं तो सेम ही फोर्स से अगर कोई दूसरा वहां पर उसी चीज को सेम फोर्स से खींचे तो जो चीज बीच में है वो बीच में ही रहेगी, ना तो इधर शिफ्ट होगी वो, ना ही इधर शिफ्ट। ओके, समझ रहे हो? अगर वहां पर फोर्स ज्यादा लगा दी मैंने तो ये जो वस्तु है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाएगी, और मैंने इस साइड में फोर्स ज्यादा लगा दिया तो ये चीज इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर फोर्स दोनों की तरफ से बराबर बराबर लग रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो अगर बैलेंस्ड फोर्स मिल जाता है हमको, उस साइड में भी तो नहीं फोर्स लग रहा है, इस साइड भी तो नहीं लग रहा है, तो होता क्या है, जो बीच में हमारी चीज है वो बीच में ही रहेगी, ना तो इस साइड जाएगी वो ना ही इस साइड जाएगी। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों सेम काम कर रहे हैं, दोनों की तरफ से जो फोर्स लगाए जा रहे हैं सेम है, तब एटॉमिक रेडियस ना तो बढ़ेगी और ना ही घटेगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर हम बात करूँ तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज्यादा था और स्क्रीनिंग इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं था। तो उससे क्या हुआ कि जेड हो क्या करता है, रेडाई को डिक्रीज कराते हैं, तो इसलिए यहाँ से यहाँ पर चलने पर रेडाई जो है वो क्या कर रही थी, डिक्रीज कर रही थी। अब बीच में क्या हुआ, ऐसी सीओ यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये दोनों जो फोर्स वो एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जेड फैक्टर रेडाई को घटाने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट रेडाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों बैलेंस फोर्स है, उसकी वजह से होता क्या है, न्यूक्लियर की रेडाई में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और थोड़ा सा चेंज होता है तो उसको लगभग बराबर मान सकते हैं। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें 29 कॉपर की, तो 29 के केस में यहाँ पर 29 प्रोटॉन्स है और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स भर चुके होंगे, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे। अगर जैसे कॉपर की बात करते हैं तो इसमें डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने यहाँ पे कितने भरे हैं, 6 भर दिए हमने, तो 7, ये 7 भर दिया, ये 8 हो गया चलिए, और ये 9 हो गया, और ये मान लीजिए 10 हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी अच्छा खासा कवर कर रहे हैं। पहले बीच में थोड़ा सा स्पेस था जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा बहुत काम कर रहा था, लेकिन अब हो क्या है, ये बहुत अच्छी इन्होंने शील्डिंग कर दी है, बहुत अच्छे से न्यूक्लियस को कवर कर दिया, जिसकी वजह से इस न्यूक्लियस का चार्ज इस पर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। तो अब की बार स्क्रीनिंग इफेक्ट मजबूत हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, और जेड जो है वो थोड़ा सा कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर जीत रहा है तो रेडाई इंक्रीज करेगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज जीत रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा है तो रेडाई डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, जेड कमजोर पड़ गया है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसलिए सीरीज के लास्ट में जो रेडाई होती है वो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी इंक्रीज कर जाती है। सीरीज के मिडल में जेड और स्क्रीन इफेक्ट लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो रेडाई जो होती है लगभग सेम रहती है, और सीरीज के स्टार्टिंग में जेड ज्यादा होता है और स्क्रीन इफेक्ट इतना अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से रेडाई धीरे 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 डिक्रीज करती है। तो ये था इनका चेंज, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। चलिए, तो अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, किसी एटम के गैसियस स्टेट से, किसी एटम के गैसियस स्टेट से एक या फिर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स
निकालने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 4th पॉइंट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो शॉर्ट में हम इसको ऐसे दिखाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी को IE लिखकर। चलिए तो बात करते हैं इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे चेंज होती है। चलिए तो अगर हम एटम की बात करें, एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है। छोटा एटम में होता क्या है, जैसे लिथियम है, तो लिथियम के अंदर यहाँ पर ये न्यूक्लियस होगा जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हो गया इसका फर्स्ट शेल और ये हो गया इसका सेकेंड शेल। तो यहाँ पर ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के द्वारा खींचा जा रहा होगा, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0, ये तो कांस्टेंट है, फिर Q1 Q2 r²। तो जो फोर्स होता है वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो फोर्स होता है वो चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि अगर न्यूक्लियस पे चार्ज ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर, और अगर उनके बीच की दूरी कम होगी, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दूर है, तो डिस्टेंस बढ़ गई, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो जो फोर्स होगा वो कम हो जाएगा। तो ये लिथियम हो गया। इसके अलावा कोई और भी ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम। तो पोटेशियम की अगर बात करें तो इसमें सेंटर में 19 प्रोटॉन होंगे। शेल देखते हैं इसमें, ये फर्स्ट शेल, फिर उसके बाद आता है इसमें सेकंड शेल, फिर थर्ड शेल होता है, और सबसे लास्ट में होता है फिर फोर्थ शेल। तो हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी निकालनी कैसे होती है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन फोर्स की बात करें, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लग रहा है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देकर हम बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है किसके साथ में, न्यूक्लियस के साथ में, तो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा वो खींचा जा रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी कम होगी क्योंकि कम एनर्जी की जरूरत है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है न्यूक्लियस से। तो बड़े एटम का आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और छोटे एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो किसी भी ग्रुप में या वर्ग या फिर समूह में ऊपर से नीचे अगर हम चलते हैं तो रेडाई इंक्रीज करती है। रेडाई इंक्रीज करेगी यानी कि एटम का साइज इंक्रीज कर रहा है। एटम का साइज इंक्रीज करेगा तो उससे क्या होगा, जो न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स कमजोर हो जाएगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ईजी होगा। तो किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे चलने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटती है, और जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी पीरियड में तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है क्योंकि एटॉमिक का साइज डिक्रीज करता है। चलिए तो इसी तरह से हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, उनके अंदर बात करते हैं कि उनकी एटम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या परिवर्तन होता है। चलिए तो एक बात ध्यान रखनी है आपको, वो क्या कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड की। जितना ज़्यादा न्यूक्लियस पे चार्ज होगा आयनाइजेशन एनर्जी उसकी इतनी ज़्यादा होगी। दूसरा, आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जेड आई की, कि एटम जितना बड़ा है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ईजी होगा, उतना ईजी है तो यानी कि कम एनर्जी देकर वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ओके, तो आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, जेड आई के। साथ में आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी। अब स्टेबल कौन होगा, इसके अंदर या तो हाफ फील्ड सबशेल हो या फिर फुल्ली फील्ड सबशेल हो, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ईजी नहीं होता। तो चलिए बात करते हैं रेडाई और सेट के आधार पर, देखेंगे कैसे निकालेंगे हम। तो रेडाई हमने क्या किया था, स्कैंडियम सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद में
टाइटेनियम है छोटा, उसके बाद में आया था फिर वेनेडियम, फिर क्रोमियम, फिर मैग्नीज और आयरन, इन दोनों की लगभग सेम थी, तो कोबाल्ट और फिर निकेल, और बाद में पीछे बढ़ रहा है फिर कॉपर और फिर जिंक। तो यहाँ पर रेड आई डिक्रीज कर रही है, रेड आई अगर डिक्रीज कर रही है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी का अगर हम ऑर्डर लिखते हैं तो वो होगा क्या, स्कैंडियम का कम होगा, उसके बाद टाइटेनियम, उसके बाद वेनेडियम, फिर क्रोमियम, क्रोमियम के बाद में मैग्नीज। अब यहाँ पर कैसे बताएं, यहाँ पर तीनों की जो रेड आई है वो लगभग सेम है। तो रेड आई अगर सेम है तो हम चेक करेंगे जेड की वैल्यू, जेड के नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसके पास 28 प्रोटॉन है, इसके पास में हमारे क्या है, इसके पास 27 है और इसके पास 26 है। यहाँ जेड की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर जेड की वैल्यू कम और यहाँ पे सबसे ज़्यादा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी। तो आयरन, उसके बाद कोबाल्ट और उसके बाद में फिर निकेल। ओके, तो ये इनका ऑर्डर। फिर हम बात करें अगर कॉपर की, तो कॉपर में क्या होता है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो निकेल और कॉपर में अगर हम बात करें तो हमारे ख्याल से कॉपर की कम होनी चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा इजी है। चलिए तो यहाँ पर कॉपर लिख देते हैं, तो ये कॉपर हो गया और ये निकेल हो गया। तो इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है ना। तो किसी किसी बुक में कॉपर को आगे लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में निकेल को आगे लिखा हुआ है। तो दोनों की लगभग सेम सी होती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन हम स्टेबिलिटी का अगर बात करें तो इसमें S1 है और इसमें S2 है। तो S कम्प्लीटली फिल्ड है और यहाँ पर S पूरी तरह से फिल्ड नहीं है। तो कम्प्लीटली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल है, और जो पार्शली फिल्ड है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा ईजी है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, जिसके कारण इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और कॉपर की थोड़ी सी कम है। और सबसे ज़्यादा होती है किसकी, जिंक की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कम्प्लीटली फिल्ड S सबशेल और कम्प्लीटली फिल्ड D सबशेल पाए जाते हैं। तो ये तो बच्चों इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर। ओके, चलिए इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद में बात करते हैं इसकी ओके मैग्नेटिक करेक्टर। मैग्नेटिक करेक्टर, तो मैग्नेटिक करेक्टर अगर देखा जाए तो डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट अनुचुंबकीय या फिर पैरामैग्नेटिक होते हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अट्रैक्ट होते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चलिए तो इसके बारे में बात करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो डी ब्लॉक के ऑलमोस्ट सभी एलिमेंट पैरामैग्नेटिक होते हैं, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर। वे एलिमेंट या फिर वे आयंस जिनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिनमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वे अनुचुंबकीय होते हैं, यानी कि पैरामैग्नेटिक। और जिनमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट होता है, जिनमें कोई भी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय डायामैग्नेटिक। ओके, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट होता है चुंबकीय गुण, जिसको दिखाते हैं म्यू से। तो म्यू इज इक्वल टू n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है, और ये किसका फॉर्मूला है, मैग्नेटिक मोमेंट का। मैग्नेटिक मोमेंट, ओके। तो एक दो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब इसका। चलिए तो ले लेते हैं टाइटेनियम +2, ओके, और एक ले लेते हैं जिंक +2। अब ये दोनों आयंस दिए हुए हैं, इनमें हमें बताना है कि कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डायमैग्नेटिक है। साथ में इनके लिए हमें बताना है कि इन दोनों के लिए जो म्यू की वैल्यू है मैग्नेटिक मोमेंट वो कितनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। ये 22 टाइटेनियम और इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो आउटरमोस्ट शेल में 4s इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें 2 होते हैं, तो 4s जा चुके हैं और बचा क्या है, सिर्फ
3D, तो इसमें 3D 2 है और 4s 0। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें 30 थे और 2 इसने दान कर दिए हैं, तो इसके पास यहाँ पे 3D 10 बचा हुआ है और 4s 0 बचा हुआ है। तो 3D का अगर डायग्राम बनाए हम ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स हैं। इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज जाएंगे, तो यहाँ पर 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें अगर बनाते हैं जिंक में तो 1 2 3 4 और ये 5, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पहले क्लॉकवाइज भरेंगे सिंगल सिंगल, फिर हमने भर दिया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर अगर देखें कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं है जो कि सिंगल पड़ा हो, जो कि अनपेयर्ड हो, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो 0 है। यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है, तो n की वैल्यू 0। और अगर n 0 है तो म्यू की वैल्यू भी 0। और अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है तो वो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक। तो जिंक कैसा होगा, प्रति चुंबकीय, यह डायमैग्नेटिक। ओके, आगे देखते हैं। इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पता चल गया ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। ओके, म्यू की वैल्यू निकालते हैं इसके लिए, तो n कितना है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस 2, ये कितना हो गया, अंडर रूट 4 4 में 8, अंडर रूट 8 हो गया। ओके, इस अंडर रूट 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2, यानी कि 2 इंटू 1.41 है ना। ये कितना हो जाएगा, 2 से 5 2 2 से 5 और 2.828 बोहर मैग्नेट्रॉन, बोहर मैग्नेट्रॉन। तो ये वैल्यू आप याद रखने की जरूरत नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। कैसे, हमको 8 का अंडर रूट नहीं पता है, लेकिन इसके आसपास के जो नंबर है, जैसे 9 हो गया, तो 9 का अंडर रूट होता है 3। अब 8 क्या है, 9 से थोड़ा सा कम है, तो इसका जो अंडर रूट निकल के आएगा वो 3 से थोड़ा सा कम होगा, यानी कि 2.8 समथिंग, इसलिए यहाँ पे 2.8 भी लिख सकते हैं। अब कभी को क्वेश्चन में ऐसा भी दे देता है कि आपको म्यू की वैल्यू दे दी, मान लीजिए म्यू की वैल्यू उन्होंने 3.8 दे रखी है और आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो उसमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने से अच्छा है कि हम शॉर्ट ट्रिक अपनाएं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि अगर म्यू की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 3.8 है, तो जो फर्स्ट नंबर है उसका, जैसे यहाँ पे है 2, तो जो उसका फर्स्ट नंबर है वही उसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे यहाँ पर कितना है, फर्स्ट नंबर 2, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 2 ही होंगे, ये 1 और 2। मान लीजिए 3.8 दे रखा है, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, 4 दे रखा है 4.8 समथिंग, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, और अगर 5.8 समथिंग दे रखा है तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में नहीं हो सकते हैं। ओके, तो ये था मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। चलिए इसके बाद में देखते हैं कलर्ड कंपाउंड्स, कलर्ड आयंस, कलर्ड कंपाउंड्स या कलर्ड आयंस। तो कलर्ड आयंस हमने थोड़ा बहुत जब ट्रांजिशन सीरीज पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था कि वे आयंस या वे एटम्स जिनमें डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, उनमें क्या होता है, उनमें कलर प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तो वो कुछ एनर्जी को रिलीज करता है और वो एनर्जी हमको एक कलर की फॉर्म में दिखाई देती है, क्योंकि विजिबल रीजन में वो लाइट रहती है, तो उस वजह से हमें कलर दिखाई देता है। और डी ट्रांजिशन कौन शो कर सकता है, जिसके पास में अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। तो कलर्ड आयंस या कलर्ड कंपाउंड, तो यहाँ पर भी वही फंडा अप्लाई हम लोग कि जिसके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कैसा होगा, वो कलर्ड होगा, कोई ना कोई वो कलर देगा, ब्लू भी दे सकता है, ग्रीन भी दे सकता है। और जिसमें अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, कोई भी प्रेजेंट नहीं है, तो कैसा होगा, कलरलेस या व्हाइट। ओके, तो नंबर ऑफ एम्पेयर के इलेक्ट्रॉन के आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन कलर्ड होगा, कौन कलरलेस होगा। ये भी बता सकते हैं कि कौन पैरामैग्नेटिक और कौन डायमैग्नेटिक होगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, जबकि जिंक सल्फेट व्हाइट कलर का होता है,
ऐसा क्यों। इस तरह के क्वेश्चन कलर वाले जब भी पूछे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, तुरंत उनमें देखेंगे कि जो आयन उनके अंदर प्रेजेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है या नहीं है, और डी ब्लॉक अगर वो है तो उसमें चेक करेंगे उसके ऊपर चार्ज कितना है, और चार्ज लिखने के बाद में हम पता करेंगे कि उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या फिर नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, तो कलर्ड होगा। अगर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कलरलेस या व्हाइट। चलिए देखिए, जिंक सल्फेट को अगर हम आयनाइज करते तो Zn+2 और SO4 2- देते हैं। Zn+2 अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर 3d10 है। अब 3d10 है यानी कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसकी वजह से व्हाइट होगा। कॉपर सल्फेट की अगर बात करें तो ये Cu+2 बनाता है और सल्फेट आयन SO4 2-। इस सल्फेट को Cu+2 में 3d9 प्रेजेंट है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसमें डी ट्रांजिशन हो सकता है, तो जिसकी वजह से कलर होगा। और वो कलर कैसे देता है, ये ब्लू कलर देता है। तो ये था इनके कलर्ड आयन। और उसके बाद देखते हैं इनके कुछ कैटालिटिक कैरेक्टर। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सभी ऑलमोस्ट सभी कैटलिस्ट की तरह पर काम किए जाते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी देते हैं और कभी कभी रिएक्शन के रेट को घटा भी देते हैं। तो उनकी प्रेजेंस में रिएक्शन का जो रेट है वो थोड़ा कन्वर्ट हो जाता है, कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा क्या, तो बच्चे इनके कुछ कैरेक्टर्स, कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ कैटालिटिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, क्या है, एक तो ये कि जो हमारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, और सॉलिड क्या करते हैं, उनकी सतह पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं, या ऐसे बोल सकते चिपक जाते हैं। तो जो मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहे होते हैं, आपस में रिएक्शन करने के बहुत चांसेस कम होते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी सॉलिड सरफेस की प्रेजेंस में उससे जाकर चिपकेंगे, चिपकने के बाद में बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे और कंपाउंड बनाकर बाहर निकल जाएंगे। दूसरा क्या है कि जो डी ब्लॉक के हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं या आयंस होते हैं, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर को शो करते हैं। तो जैसे Fe है, +2 में भी रह सकता है, +3 में भी रह सकता है। तो रिएक्शन के अंदर ही कहीं पर +3 बना सकता है, कहीं पर +2 बना सकता है, यानी कि कहीं पर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो इसमें अगर एग्जांपल देखें तो कुछ एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के जो कि यूज किए जाते हैं बहुत सारी केमिकल रिएक्शन में। जैसे हैबर प्रोसेस के अंदर, हैबर प्रोसेस में जब अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर Fe कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और MO जो होता है उत्प्रेरक वर्धक, कैटलिस्ट को जो प्रमोट करता है। इसके अलावा कॉन्टैक्ट प्रोसेस की अगर बात करें तो जब हम सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे SO2 से SO3 बनाते टाइम वेनेडियम पेंटोक्साइड कैटलिस्ट का यूज करते हैं। अगर हम ओस्टवाल्ड प्रोसेस के बारे में बात करें तो वहाँ पर भी यूज किया जाता है प्लेटिनम जाली का, तो ये भी कैटलिस्ट की तरह प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट का फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या है, जैसे ये हमारे पास में, या इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इनमें क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि जनरली डी ब्लॉक का ही एलिमेंट होता है, उससे कुछ नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल लिगेंड जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनके लिए चार्ज डेंसिटी यानी कि Q/R जो होता है उसकी वैल्यू हाई होती है, यानी कि इन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये लिगेंड्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अच्छे से अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन इजीली कर सकते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स सोल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2, अमोनियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट या हेक्साएमीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये कुछ इनके क्या है, कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। चलिए, तो इस अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कुछ मेन फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके बच्चों।